हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अर्थक्वेक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन सभी को समझने की कोशिश करेंगे और अर्थक्वेक से रिलेटेड जो पूरा कॉन्सेप्ट होगा वो आपका इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। आइए इस वीडियो को कम्प्लीटली समझते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले अर्थक्वेक के बारे में समझ लेते हैं कि अर्थक्वेक है क्या चीज़ है, अर्थक्वेक के बेसिक्स के बारे में। सबसे पहला कि अर्थक्वेक है क्या एक्चुअल में, यह है इट इज़ द शेकिंग ऑफ द अर्थ। जो हमारा अर्थ सरफेस है वो ट्रेम्बल करता है कहीं ना कहीं, उसी चीज़ को क्या कहते हैं, से अर्थक्वेक आप कहते हो। उसके बाद ये जो अर्थक्वेक है, जनरली जो अर्थक्वेक आता है वो अर्थ के अंदर जो प्रेजेंट मोल्टेन गैसेज हैं वो जब बाहर आने की कोशिश, वो जो इंटरनल एनर्जीज है वो बाहर रिलीज होने लगती है, तो उसके कारण जो हमारा प्लेट्स है, अर्थ के जो प्लेट्स हैं वो प्लेट्स कहीं ना कहीं शेक करते हैं, वो मूव करते हैं, तो इसी चीज़ को अर्थक्वेक कहा जाता है। तो ये एक नेचुरल इवेंट है। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि कहीं पर एटम बॉम्ब या कुछ भी ब्लास्ट किया जाता है तो वहाँ पर भी आपको ये जो अर्थ है उसका शेकिंग हमें फील होता है और वहाँ पर भी ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि लेकिन जो अर्थक्वेक आता है जनरली वो एक नेचुरल इवेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं कि ये अर्थक्वेक आने के पीछे रीज़न क्या है, तो वो है रिलीज ऑफ द एनर्जी। एक्चुअल में अर्थ के अंदर मोल्टेन फॉर्म में आप कह सकते हैं निकेल है, आयरन है, बहुत सारे मेटल्स है जो मोल्टेन फॉर्म में है, वहाँ से कंटिन्यूसली हीट एनर्जीज रिलीज होते रहते हैं। तो वो जब एनर्जी बाहर की तरफ आ रही होती है तो वही क्या करते हैं, वो जब हमारे सरफेस के साथ टकराने पर वो वेव्स जनरेट करते हैं और वही वेव्स अर्थ के सरफेस पर चारों डायरेक्शंस में, ऑल डायरेक्शंस में स्प्रेड हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड, आप कह सकते हो उसी के वजह से शेकिंग ऑफ द अर्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वाई डज द अर्थ शेक। अब ये जो अर्थ है इसके शेक करने का रीज़न क्या है, किस कारण से होता है, आइए उस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये जो अर्थ के सरफेस पर बहुत सारे फॉल्ट्स बने हैं, ठीक है। तो उस फॉल्ट के पास जब एनर्जी रिलीज होता है तो उस वजह से जो हमारा अर्थ है वो ट्रेम्बल कर रहा होता है, यानी कि वो शेक कर रहा होता है। अब बात करते हैं कि आखिर ये फॉल्ट क्या चीज़ है, फॉल्ट का क्या मतलब है। फॉल्ट मीन्स इट इज अ शार्प ब्रेक इन द क्रस्टल रॉक्स, यानी कि अर्थ के जो क्रस्ट हैं, आप जानते होंगे कि यहाँ पर अर्थ के जो सरफेस है वो अलग अलग प्लेट से मिलकर बने हैं, ठीक है। डिफरेंट प्लेट्स है, जैसे कि आप कह सकते हो यूरेशियन प्लेट है। तो ये डिफरेंट प्लेट से मिलकर जब बने होते हैं तो ये प्लेट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और जब यहाँ पर ये जो पार्ट होता है जहाँ पर दोनों प्लेट्स का ज्वाइंट होता है, तो वो ज्वाइंट वाले एरिया में जब यहाँ पर गैसेस बहुत हाई एनर्जी के साथ बाहर की तरफ रिलीज होने की कोशिश करते, तो ये दोनों ही प्लेट्स ऊपर की तरफ अपवर्ड लिफ्ट होने की कोशिश करते। लेकिन क्योंकि ये इन दोनों प्लेट के बीच बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्शन, ये दोनों प्लेट कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है जब एनर्जीज बाहर की तरफ रिलीज हो रही होती है, जिसके कारण जो अर्थ का ये प्लेट है वो ट्रेम्बल यानी कि शेक करना शुरू कर देता है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि जो रॉक फॉल्ट्स हैं ये क्या होता है, ये अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एक प्लेट यहाँ पर है, दूसरा प्लेट यहाँ पर, तो यहाँ से जब एनर्जीज अपवर्ड डायरेक्शन में रिलीज होने की कोशिश करेगी, यानी कि जो गैसेस हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने, तो ये प्लेट इस डायरेक्शन में, ये प्लेट इस डायरेक्शन में, यानी कि दोनों ही प्लेट अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एज द ओवरलाइंग रॉक प्रेसेस देम द फ्रिक्शन लॉक्स देम। अब जो आप कह सकते हो कि जो हमारा अर्थ सरफेस है उसके ऊपर रॉक्स भी प्रेजेंट है, तो वो रॉक्स डाउनवर्ड फोर्स करते हैं, यानी कि नीचे की तरफ प्रेस डाउन करते हैं, जिसके कारण जो फ्रिक्शन होता है वो लॉक कर देता है और जो अर्थ सरफेस है वो मूव नहीं कर पाते। लेकिन मूव ना करने की वजह से वहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रेम्बल यानी कि शेकिंग ऑफ द अर्थ देखने को मिलता है, और इसी के कारण आप कह सकते हैं कि अर्थ जो है वो हमारा शेक करता है और अर्थक्वेक का प्रोडक्शन होता है, यानी कि अर्थक्वेक वहाँ पर आ जाता है। यही है, दे स्लाइड ओवर वन अनदर एब्रप्टली एंड रिलीजेज एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन। तो जो एनर्जी है जो कि बाहर आने की कोशिश करी, तो वो एनर्जी बाहर ना आकर वो स्लाइड, जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो जाते हैं एब्रप्टली, किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरीके से, और जो एनर्जी है वो हर एक डायरेक्शंस में, ऑल डायरेक्शंस में स्प्रेड हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि अर्थ का जो, अर्थ में जो आप कह सकते हैं कि ट्रेम्बलिंग या अर्थक्वेक आने का जो रीज़न है वो इन चीज़ों की वजह से है। नेक्स्ट है, अब समझते हैं अब है कि जब अर्थक्वेक आ जाए
तो उस टाइम पर कहीं ना कहीं आप फोकस की बात कर रहे होते हो। हाइपोसेंटर और एपिसेंटर, ये तीनों ही चीज़ें क्या है, हाइपोसेंटर, एपिसेंटर और फोकस, इन तीनों को समझिए। देखिए, हाइपोसेंटर और फोकस दोनों एक ही टर्म है, ठीक है। और हाइपोसेंटर फोकस का मतलब है द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड फोकस। यानी कि मान लीजिए किसी अर्थ सरफेस के अंदर जिस जगह पर अर्थक्वेक आया, जहाँ से एनर्जी रिलीज होने की कोशिश करी, तो दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस और हाइपोसेंटर। समझ गए कि अर्थ के सरफेस के नीचे जिस जगह पर भी वो जो एनर्जी है, जो आप कह सकते हैं गैसेस है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है, वो एनर्जी जहाँ से रिलीज होने की कोशिश कर रही है, तो दैट पॉइंट इज नोन एज हाइपोसेंटर या आप कह सकते हैं फोकस। बट व्हाट इज एपिसेंटर? देखिए, एपिसेंटर में क्या बातें हैं। एपिसेंटर है जैसे आप अर्थ के सरफेस, जैसे ये अर्थ है, इस जगह पर एनर्जी रिलीज होने की कोशिश करिए, दैट इज इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ से डायरेक्ट ऊपर ये जो लिथोस्फीयर, ये जो सरफेस पर जो पॉइंट है, ठीक है, इस फोकस से सबसे नियरेस्ट पॉइंट जो सरफेस पर होगा दैट इज कॉल्ड एपिसेंटर। द नियरेस्ट पॉइंट, ठीक है, टू द फोकस एट द सरफेस इज नॉन एज एपिसेंटर। ठीक है, समझ गए आप कि एपिसेंटर और हाइपोसेंटर में क्या डिफरेंस है। हाइपोसेंटर इज एक्चुअल पॉइंट, ठीक है, जहाँ पर कि एनर्जी जो है वो रिलीज होने की कोशिश करे, ठीक है, या फिर जिसे आप फोकस कहते हो। लेकिन एपिसेंटर क्या है, इट इज़ द पॉइंट ऑन द सरफेस, ये हमेशा सरफेस पर ही होगा। और सरफेस पर कहाँ, तो जो हाइपोसेंटर है वहाँ से नियरेस्ट डिस्टेंस जो भी होगा दैट विल बी एपिसेंटर। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज़ अ पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ पर होता है, जहाँ पर स्ट्रेट लाइन हो, मतलब नियरेस्ट डिस्टेंस अगर आपको दो पॉइंट के बीच फाइंड करना है, जैसे मान लीजिए ये दो पॉइंट है, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन जो ज्वाइन करेगा, तो ठीक इसी तरह से मान लेते हैं ये अर्थ है, यहाँ पर कहीं है, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग जो पॉइंट सरफेस पर होगा दैट विल बी द फोकस। तो इसलिए बोला इट इज़ द पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें देन दिस इज अर्थक्वेक वेव्स। ठीक है, जब भी अर्थक्वेक आता है तो वहाँ पर ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ है, यानी कि आप कह सकते हो कि वहाँ पर वेव का फॉर्मेशन होता है। अब जो वेव का फॉर्मेशन हो रहा है अर्थक्वेक वेव्स, तो कौन कौन से वेव बनते हैं, ठीक है, इसके बारे में समझिए। जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, दो तरीके के होते हैं, एक होता है बॉडी वेव और दूसरा होता है सरफेस वेव। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें दोनों में से ज़्यादा डेंजरस कौन है, तो वो ज़्यादा डेंजरस होता है सरफेस वेव्स। तो जो भी आप देखते होंगे जितने भी डैमेजेस होते हैं अर्थक्वेक की वजह से, तो उसका मेन रीज़न होता है सरफेस वेव्स। ठीक है, आइए अब समझते हैं बॉडी वेव्स क्या है। बॉडी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शंस थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ। यानी कि अर्थ के जिस पॉइंट पर जो एनर्जी है उसका रिलीज हुआ, तो वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। एनर्जी जब भी किसी मीडियम में प्रोपगेट करती है तो वो किसके फॉर्म में, तो वो वेव के फॉर्म में प्रोपगेट करती है। तो वो एनर्जी अर्थ के पूरे बॉडी में ऑल डायरेक्शंस में, सभी डायरेक्शंस में वो मूव कर रहे होते हैं। तो जैसे ही एनर्जी का प्रोपगेशन हुआ दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वेव। और चूंकि वो बॉडी से होकर पूरा वेव का प्रोपगेशन हो रहा होता है, अब बॉडी से होकर पूरा वेव का प्रोपगेशन होगा देन दैट इज नोन एज बॉडी वेव्स। ठीक है, तो ये था हमारा बॉडी वेव का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज, अब अगर सरफेस वेव की बात करते हैं तो उसमें क्या है, द बॉडी वेव इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक्स एंड जनरेट्स सरफेस वेव्स। देखिए, जैसे बॉडी यानी कि पूरे अर्थ से वेव्स प्रोपगेट करना शुरू कर दिए, यानी कि बॉडी वेव्स प्रोपगेट कर रहे हैं। अब बॉडी वेव प्रोपगेट करते हुए जो उस पर मान लीजिए वहाँ पर प्रेजेंट है कोई माउंटेन, वहाँ पर प्रेजेंट है रॉक्स, तो वो रॉक्स में भी वाइब्रेशन होंगे। तो वो जो सरफेस पर रॉक्स प्रेजेंट है उनका जब वाइब्रेशन होता है तो वो और बॉडी वेव्स दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इन दोनों के इंटरेक्शन से जो वेव प्रोड्यूस होता है दैट इज सरफेस वेव्स। फिर से समझिए, जैसे अर्थ है, इस पर किसी एक पॉइंट पर आप कह सकते हो यहाँ पर ट्रेम्बलिंग या एनर्जी रिलीज के कारण यहाँ से वेव्स चारों डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शंस में प्रोपगेट कर रहा है। अब ये तो बॉडी में जो अर्थ है उसका पूरा बॉडी वाइब्रेट कर रहा है। अब इस सरफेस पर रॉक्स प्रेजेंट होंगे, अलग अलग डिफरेंट रॉक्स प्रेजेंट, इनके वाइब्रेशन की वजह से रॉक्स है या अदर मटेरियल्स है वो भी वाइब्रेट करने लगते हैं, और उनका वाइब्रेशन ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो उसके कारण सरफेस पर जो वाइब्रेशन बनता है दैट इज कॉल्ड सरफेस वेव। समझ गए? तो ये डिफरेंस है बॉडी वेव में और सरफेस वेव में। बॉडी वेव्स मीन्स
इंटायर बॉडी, अर्थ का जो पूरा बॉडी है वो वाइब्रेट करेगा। लेकिन सरफेस वेव में जो वो बॉडी वेव्स और जो रॉक्स प्रेजेंट है उसके सरफेस पर, उन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन से वेव प्रोड्यूस होता है दैट इज सरफेस वेव्स। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर बात हो रही है कि वेलोसिटी की, कि दोनों ही वेव्स, जैसे अगर बॉडी वेव्स की बात करते हैं या सरफेस वेव्स की, तो दोनों जब अलग अलग मटेरियल से प्रोपोगेट कर रहे होते हैं, दोनों अलग अलग मटेरियल से मूव करते हैं, तो जो वेलोसिटी है वो भी चेंज हो रही होती है। ठीक है, जनरली आप ये जानते होंगे कि जो जिस मटेरियल की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर ज़्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, तो वहाँ पर पार्टिकल्स का वाइब्रेशन ज़्यादा तेज होगा। तो ये बोला जाता है कि जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा उतनी ही ज़्यादा उस वेव की वेलोसिटी होती है। तो सॉलिड में बहुत तेज़ी से प्रोपोगेट करता है, वहीं पर लिक्विड और गैसेस में जो अर्थक्वेक वेव्स हैं उनका प्रोपोगेशन बहुत ही कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स। ठीक है, तो यहाँ पर है डेंसिटी, एज द डेंसिटी इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स आल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स। ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं, जैसे समझिए, जैसे जो बॉडी वेव्स है, ठीक है, क्या था कि जैसे ही अर्थक्वेक प्रोड्यूस हुआ, ठीक, तो एनर्जी रिलीज हुई, चारों डायरेक्शंस में वेव प्रोपगेट हुए। तो जब ये वेव्स प्रोपगेट हो रहे होते हैं बॉडी यानी कि अर्थ के अंदर, तो वहाँ पर उस वेव्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहला प्राइमरी वेव्स और दूसरा सेकेंडरी वेव्स। एक्चुअल में ये जो वेव का प्रोपगेशन होता है ना, जैसे वेव मूव कर रही होती है तो अलग अलग तरीके से मूव करती है। कोई जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शंस में वाइब्रेट कर रहे होते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे कि आप साउंड के बारे में आप जानते होंगे कि अगर मान लेते हैं साउंड कोई प्रोड्यूस करे तो साउंड के पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में, जैसे साउंड इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पार्टिकल्स भी इसी तरीके से वाइब्रेट करेंगे टू एंड फ्रो। यही होता है, मतलब जो साउंड का डायरेक्शन है, साउंड भी एनर्जी है, तो उसमें पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन है वो बिल्कुल पैरेलल हो रहा होता है। लेकिन वहीं लाइट अगर आप पढ़े हो तो लाइट का जो प्रोपगेशन है और पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन है, फोटोन पार्टिकल्स का, वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। तो दोनों ही सिचुएशन में है तो प्रोपगेशन एनर्जी का, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं उस एनर्जी प्रोपगेशन में वो अलग अलग तरीके के हो जाते हैं, कभी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और कोई परपेंडिकुलर होता है। तो ठीक इसी तरीके से जब बॉडी के अंदर जो वेव्स प्रोपगेट कर रहे हैं तो उसमें भी दो तरीके के कर दिए, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। इसके बारे में देखिए, सबसे पहला है कि दो तरीके के बॉडी वेव्स होंगे, एक प्राइमरी वेव्स और दूसरा सेकेंडरी। इसी को पी वेव और एस वेव भी बोला जाता है। ठीक है, पी वेव मूव फास्टर एंड अराइव अर्लियर देन एस वेव्स। तो सबसे पहली बात है कि जब दो तरीके के वेव्स प्रोड्यूस हुए तो पी वेव जो होगा, प्राइमरी वेव्स, वो फास्ट मूव करता है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट, कि जो प्राइमरी वेव्स है ना वो सिमिलर होते हैं साउंड वेव्स के, मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं, जिस डायरेक्शन में आपका अर्थक्वेक वेव का जो प्रोपगेशन है, जो वेलोसिटी है, बिल्कुल उसके पैरेलली पार्टिकल्स का भी वाइब्रेशन होगा। दिस इज कॉल्ड पी वेव्स। ठीक है, तो प्राइमरी वेव्स क्या है, दिस इज सिमिलर टू साउंड वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लेकिन वहीं एस वेव की बात करें तो एस वेव कैन ओनली ट्रेवल थ्रू सॉलिड मीडियम। देखिए एस वेव जो है ना, सेकेंडरी वेव्स, सेकेंडरी नाम से ही है, सेकेंड होगा ये, पहले कौन पहुंचेगा, पी वेव, और दूसरे नंबर पर सेकेंड हो जाएगा सेकेंडरी वेव। ठीक है, तो एस वेव कैन ओनली ट्रेवल थ्रू सॉलिड मीडियम। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एस वेव जो होंगे सेकेंडरी वेव्स, ध्यान रखेंगे, एस वेव शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स अलग हैं और एस वेव यानी सेकेंडरी वेव जो है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल करता है सॉलिड मीडियम से। ठीक है, अब अर्थक्वेक वेव जो है इनके प्रोपगेशन का क्या तरीका है, ये किस तरीके से प्रोपगेट करते हैं। तो इनके प्रोपगेशन की बात करें तो यहाँ पर है प्राइमरी वेव्स, चूँकि लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो पी वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। अब यहाँ पर इनका जो वाइब्रेशन हो वो पैरेलल होगा। ठीक है, ये अभी जस्ट हमने देखा। दिस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब पी वेव्स जो है वो मटेरियल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर मटेरियल है, अब इस डायरेक्शन में वेव का प्रोपगेशन और इस तरीके से वाइब्रेट हो रहा है, तो मटेरियल्स पे क्या किया इसने, प्रेशर एक्सर्ट किया। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है एस वेव्स, और एस वेव जो है वो कैसा होता है, वो प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर, यानी कि वाइब्रेशन इधर हो रहा है तो पार्टिकल्स क्या होंगे, वो परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो एस वेव और पी वेव में बेसिक यही डिफरेंस है।
नेक्स्ट है कि अगर बॉडी वेव और सरफेस वेव की बात करें, जिसकी बात हमने पहले भी की कि आउट ऑफ बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव काउजेज मोर डैमेज। ध्यान रखें, दिस इज सेकेंडरी वेव, ऊपर जो है एस वेव, और यहाँ पर बात हो रही है सरफेस वेव की। तो बॉडी और सरफेस वेव में ज़्यादा डेंजरस जो भी है सरफेस पर होंगे वो ज़्यादा डेंजरस होगा, क्योंकि जो भी चीज़ें अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है तो वो तो सरफेस पर ही होंगे ना। तो सरफेस वेव्स ज़्यादा डैमेज करते हैं, सही सीधी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट है इमरजेंस ऑफ शैडो जोन। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है समझना, ठीक है, कि शैडो जोन का मतलब क्या है। जैसे अर्थ पर किसी एक पॉइंट पर अर्थक्वेक आया, ठीक है, तो अर्थक्वेक के कारण ऐसा नहीं है कि अगर आपने सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ आपने हर जगह पर लगा दिया तो ज़रूरी नहीं हर जगह पर ही वो वेव्स पहुंच रहे होंगे या वहाँ पर आपको रीडिंग आ जाए, क्योंकि कुछ ऐसे भी रीज़न होते हैं, कुछ रीजन्स ऐसे मेज़र किए गए कि जहाँ पर अर्थक्वेक नहीं पहुँच पाता, अर्थक्वेक के जो वेव्स है वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते। तो जिस जगह पर अर्थक्वेक वेव्स प्रेजेंट नहीं होते, ये जहाँ पर नहीं होता है, दैट इज़ कॉल्ड शैडो जोन। ठीक है, उन जोन्स को क्या कहते हैं, शैडो जोन कहते हैं। अब कौन कौन से शैडो जोन है या किस तरीके से है उस चीज़ को समझिए। तो शैडो जोन क्या है, दीज आर सम एरियाज वेयर द वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड, जहाँ पर वेव्स प्रेजेंट नहीं होते, दीज जोन्स आर कॉल्ड शैडो जोन्स। ओके, नेक्स्ट है एनी एरिया विद इन 105 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर कैन रिकॉर्ड बोथ पी एंड एस वेव। ठीक है, अब इसे एक डायग्राम से इमेज से भी समझेंगे, पहले यहाँ पर समझ लीजिए कि 105 डिग्री के अंदर, ठीक है, 105 डिग्री के अंदर अगर एपिसेंटर के हो तो वहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी दोनों वेव प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन 105 से 145 डिग्री अगर बात करें तो वहाँ पर शैडो जोन होता है दोनों ही वेव के लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही वेव क्या होंगे वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट है कि सेकेंडरी वेव का जो शैडो जोन है, मतलब सेकेंडरी वेव थोड़ा वीक होता है, वो हर जगह प्रेजेंट नहीं होगा। वाटर होगा अगर मान लीजिए किसी रीजन में तो वहाँ पर उसके आगे वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो सेकेंडरी वेव है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मीडियम में ट्रेवल करता है। तो कहीं ना कहीं एस वेव का जो शैडो जोन है, मतलब जहाँ पर वो रिपोर्ट नहीं किया जाता, वो ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू पी वेव्स। क्यों ज़्यादा होगा ये हमने देखा। अब कितना ज़्यादा है या किस तरीके से वो इस इमेज के बेसिस पर समझते हैं। यहाँ देखिए, यह है पी वेव का शैडो जोन और यहाँ पर है एस वेव का शैडो जोन। यानी कि मान लेते इस जगह पर ये पॉइंट है, यहाँ पर अर्थक्वेक प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, इस जगह पर ये एपिसेंटर है वहाँ पर। ठीक, तो यहाँ से 105 डिग्री आप इधर चाहिए या 105 डिग्री इधर चाहिए, इस कंडीशन में भी और यहाँ पर भी 105 डिग्री, यहाँ पर भी। तो 105 डिग्री, ठीक है, बिलो 105 डिग्री 105 डिग्री, तो पी वेव्स भी आपको देखने को मिलेंगे और सेकेंडरी वेव्स भी प्रेजेंट होंगे, दोनों ही प्रेजेंट होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों। लेकिन 105 डिग्री के बाद, ठीक है, इसके बाद आपको कहीं पर भी सेकेंडरी वेव्स प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ 0 to 105 डिग्री 105 डिग्री तक ही सेकेंडरी वेव्स होते हैं। लेकिन प्राइमरी वेव क्या है, प्राइमरी वेव 105 से 145 नहीं होता, फिर 145 से 145 के बीच, यानी कि मोर देन 145 में प्राइमरी वेव्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से 180 तक जाएगा, तो यहाँ से भी 180, इधर से भी 180, समझ गए। लेकिन सेकेंडरी वेव्स तो होते नहीं। तो ये शैडो जोन ध्यान रखना है कि प्राइमरी वेव्स का शैडो जोन कम होता है, ये जो जोन है दैट इज कॉल्ड शैडो जोन। तो यहाँ पर प्राइमरी जोन का इतना ही है और सेकेंडरी का ये वाला पूरा पार्ट। तो सेकेंडरी में जो है शैडो जोन ज़्यादा होता है, जो कि 105 डिग्री के बाद पूरा शैडो जोन ही है। लेकिन प्राइमरी में 105 से 145 डिग्री दोनों ही साइड वो शैडो जोन होता है, बाकी में प्राइमरी वेव्स प्रेजेंट होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये शैडो जोन का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा कि प्राइमरी वेव में शैडो जोन कहाँ होता है और सेकेंडरी जोन में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अर्थक्वेक से रिलेटेड। तो ये चीज़ें उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच।